नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल की जनता ने इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली, पूरे प्रशासन मॉडल को खारिज कर दिया। ममता बनर्जी, जो कभी अजय मानी जाती थी, इस बार अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर तक नहीं बचा पाई। 35 मंत्रियों में से 22 मंत्री हार गए, यानी करीब 63% कैबिनेट साफ। टीएमसी 100 सीटों के नीचे सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। अब जीत के बाद सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 9 मई को शपथ ग्रहण की तारीख तय की गई है। खास बात यह है कि यह दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का है। इधर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब बीजेपी प्रचंड जीत के साथ एक्शन में भी आ गई है। तो इधर ममता बनर्जी ने हार स्वीकार करने से, इस्तीफा देने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रही हैं। साथ ही टीएमसी की हार को लेकर पार्टी में भी विद्रोह की शुरुआत हो गई है। टीएमसी के अंदर काफी गुट बन गए हैं। तो बंगाल के बैटल के नतीजों के बाद क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनावी नतीजे सामने आने के बाद क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में अब 9 तारीख को नए मुख्यमंत्री की घोषणा होगी। अमित शाह जी के हाथ में कमान दी गई है, उनको पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया है। ये बेसिकली एक औपचारिकताएं हैं। अमित शाह के बयानों को अगर आप इलेक्शन के दौरान ही अगर आप देखें तो जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को आगे बढ़ाया गया और जिस तरह का परफॉर्मेंस साउथ बंगाल में किया गया है, जो अधिकारी परिवार का एक रसूख वाला इलाका है, इस बार उन्होंने जिस तरह का रिजल्ट वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लेकर के आए हैं, तो उनकी दावेदारी सबसे अग्रणी है। दूसरी चीज, वोट किस चीज के लिए मिला? वोट मिला है हिंदुत्व के ऊपर। हिंदू जागृत हुए, हिंदू इकट्ठा हुए और हिंदुओं ने मुस्लिम अपीजमेंट को परास्त कर दिया। अब चुनाव के बाद जो पहला स्टेटमेंट आज जो आया, कल रिजल्ट आया और आज उन्होंने नंदीग्राम के बारे में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में हम पिछली बार इतने वोट से हम जीते, इस बार हम ज़्यादा वोट से जीते, लेकिन एक बात है कि जितने भी मुस्लिम बूथ थे वहाँ मुझे कोई वोट नहीं दिया और इसीलिए मैं नंदीग्राम में अब सिर्फ हिंदुओं का काम करूंगा, हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुसलमानों के लिए नहीं करूंगा। ये सवेरे सवेरे वो एक पोस्चरिंग हर जगह जहां जहां हिंदू एकत्रित हो रहे हैं वहां वहां एक हार्डकोर योगी स्टाइल वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो योगी मॉडल को जो है वो कर सके। अब देखिए, दिलीप घोष वो जब जीते तो उन्होंने क्या किया? उनकी जो विजय यात्रा थी वो बुलडोजर के ऊपर बैठे हुए हैं। वो जो जेसीबी होता है जिससे मिट्टी निकाली जाती है, वो उस पर सवार हो गए। वो भी दावेदारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बात क्लियर है कि मुख्यमंत्री जो होगा वो हार्डकोर हिंदूवादी होगा और क्या कहा, बंगला भाषी होगा, बंगाल में पैदा हुआ होगा। मतलब एक भद्रलोक से जो है एक चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी देगी। बहुत बड़ी चुनौती है। एक ऐसा सड़ा गला सिस्टम ममता बनर्जी अपने पीछे छोड़ के जा रही है, वहां कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन ही मुख्यमंत्री बने तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, और उसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कल बताया जा रहा है कि बहुत सारे नेता जो हैं वो कलकत्ता से दिल्ली भी आएंगे, बैठक होगी। लेकिन सर, मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, क्या कुछ चल रहा है? क्या शुभेंदु अधिकारी को जो उन्होंने हासिल किया है, पहले नंदीग्राम, उसके बाद भवानीपुर से ममता बनर्जी को मात दी, उसका क्रेडिट मिलेगा और क्या जीत उनके सर माथे पर टिकेगी, उनके माथे चेहरा सजेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के ऊपर अपनी पूरी जिम्मेदारी दे दे, उसको क्रेडिट दे दे। ये संगठन का काम होता है और संगठन संभालने वाले लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो सारी चीजों को देखते हैं। ये
पहला स्टेट नहीं है जहां पर इतने लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई और उसके बाद सीएम की संभावना जिनको देखा जा रहा था या फिर मुख्यमंत्री को जिसने हरा दिया उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा तो हुआ नहीं है। दिल्ली में चुनाव के समय ये सबसे प्रबल दावेदार प्रवेश साहब सिंह वर्मा बताए जा रहे थे, लेकिन प्रवेश वर्मा को नहीं बनाया गया, रेखा गुप्ता को बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो एक संगठन के तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से नेताओं तक की सारी स्थितियों को देखता है, मूड देखता है, और अलग अलग मीटिंग में ये संभावनाएं देखी जाती है कि कौन क्या कितना लॉयल्टी के साथ हमारे मुद्दे पर आगे बढ़ा सकता है, उसी के आधार चयन होगा और इसी के आधार पर उनको भी क्रेडिट दिया जाएगा जो अभी कर चुके हैं और उनको भी दिया जाएगा जो पहले संगठन को मजबूत किए। पिलर तो कई लोग रहे हैं। ये दिलीप घोष की चर्चा चल रही है। दिलीप घोष भी उन नेताओं में से एक है जो भारतीय जनता पार्टी को 3 से 77 तक ले गए। वो नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का बेस बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। सौमिक भट्टाचार्य वो नेता है जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन संभाल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनकी भी भूमिका है संगठन मजबूत करने में। ये तो नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष की ही सिर्फ भूमिका होगी। तो ये सारी चीजों को दिखाया जाता है कि भाई हाँ, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो सौमिक भट्टाचार्य भी हैं। तो ऐसे कई नेताओं पर चर्चा होती है और अंतिम तौर पर देखा जाता है कि किनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाए कि आगे के समय के चुनावों में इनका परफॉर्मेंस बेहतर हो। ये सारी चीजें आइडिया, विचार, व्यवहार, तरीके, संगठन, उसके अलावा जरूरी ये है कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इनके आधार पर कितनी सीटें हमें मिल सकती है, कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो वो सारे विचार अमित शाह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उनकी टीम देख रही है। अब वो कभी भी नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है, इसलिए मीटिंग तो जरूरी है। ये कांग्रेस नहीं है कि आला कमान फैसला करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे आला कमान फैसला करेंगे, तो आला कमान बैठ गए 10 जनपद में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कह दिया कि नहीं ये यहां पर ये मुख्यमंत्री बनेगा। और फिर जब स्थिति खराब है तो गुटबाजी चल रही है, तो दोनों को झांसे में रखने के लिए कर्नाटक की तरह ये बता दिए कि नहीं 2.5 साल मुख्यमंत्री रहोगे, छत्तीसगढ़ की तरह बता दिए। तो ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें संगठन की भूमिका बड़ी मानी जाती है और संगठन को लेकर चलना है। तो फिर वही भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अभी ऐसी स्थिति में है कि जिसे हराया नहीं जा सकता। बिल्कुल, मतलब आपसी सहमति बनाकर ही फैसले पर मुहर लगाई जाएगी और ये हर बार होता भी आया है। लेकिन सर, टीएमसी के अंदर की बात करें तो वहां पे क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ममता बनर्जी तो आज आकर के कह दी कि हम हारे ही नहीं। शी हैज बिकम डिल्यूजनल। उनके दिमाग में कुछ और रिजल्ट कहीं और उन्होंने पढ़ लिया या कहीं और गलत टेलीविजन चैनल को उन्होंने खोल लिया कि जो वो मानने को तैयार नहीं कि हम हार गए। वो कह रही हैं कि 100 सीटें जो है वो चोरी हो गई। 100 सीटें चोरी हो गई तो भाई चोरी तो उसका होता है कि जिसका जो सामान हो। आपकी कोई आपने लिखवा रखा है 100 सीटों को। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं, हमें जानबूझकर हराया गया। इलेक्शन कमीशन से आप जो है उसे मेन विलन बता रही हो, आप इस्तीफा देने को राजी नहीं हो। तो सवाल तो ये है ना कि इलेक्शन कमीशन के हर फैसले के ऊपर ममता बनर्जी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई। चाहे वो एसआईआर का मसला हो, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला हो, चाहे वो सीआरपीएफ लगाने का मसला हो, चाहे वो काउंटिंग का मसला हो, तो हर बार हर जगह आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा आप खटखटाते रही, लेकिन आपको कहीं से कोई राहत नहीं मिली। अब रिजल्ट्स आ गए हैं तो आप हार मानने को तैयार। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ ए बैड लूजर। और इस वजह से ये जो ममता बनर्जी की जो पोस्चरिंग है वो इस बात को बता रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कि अगर उन्होंने हार मान लिया, सरेंडर कर दिया, ये कह दिया, अब उन्होंने कह दिया कि भाई हम आगे का प्लान हमारा तैयार है, लेकिन क्या प्लान है बताऊंगी नहीं। मतलब ये आप अपने कार्यकर्ता, अपने लीडर सबको कंफ्यूज कर रहे हैं। और इस कंफ्यूजन की वजह क्या है कि ममता बनर्जी को ये खास तरीके से ये पता चल चुका है कि उनके जो लीडर्स हैं, सांसद हैं,
वो उनके साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, ये सब पलटने वाले हैं। बिल्कुल, और जो खुद कंफ्यूज रहता है वो दूसरों को भी बड़ा कंफ्यूज करता है। ममता बनर्जी कह रही हैं आगे का प्लान नहीं बताएंगे, लेकिन क्या है आगे का प्लान, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, उनका प्लान, पहले अमित शाह के प्लान को समझना है जी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने स्टेट में चुनाव हुए, जीत हासिल हुई, लेकिन अमित शाह को ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जाती रही है कि वो ऑब्जर्वर बनेंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव, विधायकों के साथ बैठक। ये पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है? क्योंकि अमित शाह ने जो स्ट्रेटजी बनाई, जो प्लान बनाया, और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौती है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती है, उन्होंने भी बड़े वादे किए हैं पश्चिम बंगाल के लोगों से, और आगे का चुनाव भी देखना है 2029 का। तो ऐसे में अमित शाह की प्लानिंग, वो 60 दिन वाली प्लानिंग, ये जो बार बार कहते हैं 60 दिन तक अगले सेंट्रल फोर्सेस वही रहेंगे, 60 दिन तक वो अमित शाह सरकार को चलाने, उसके इशू, एजेंडे, मुद्दे, ये सारे निर्धारित करने में कैसे प्लानिंग होगी। बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती वाली होती है, तो इन सब के लिए उन्होंने प्लानिंग की है। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि जो अमित शाह की प्लानिंग होती है उसमें पार्टी में भी बिखराव होता है, अमित शाह की जो प्लानिंग होती है उसके अंदर पार्टी को सपोर्टर, जो कि अब तक ये चला रहे थे, पूरा सिंडिकेट चल रहा था इनका, उनके अंदर भी खौफ होगा। और इनके जो सबसे बड़े सपोर्टर, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली इन पार्टियों के लिए, मुसलमान घुसपैठिए, उसके लिए भी कोई प्लानिंग होगी। तो अभी अमित शाह की जो प्लानिंग होगी उसके अनुसार ममता बनर्जी तय करेंगी कि हम पश्चिम बंगाल में रहें या भाग दौड़ कर दिल्ली में आए, या फिर वही पहले की तरह कुछ दिन हंगामा करने के बाद एनडीए में वापसी के लिए सोचे, जैसे पहले कभी वाजपेयी जी के समय में एनडीए में हुआ करती थी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली, पूरे शासन मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है। ममता बनर्जी जो कभी अजय मानी जाती थी, इस बार अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर तक नहीं बचा पाई। हार ऐसी है कि ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखलाई हुई हैं, चुनाव आयोग पर आरोप पड़ रही हैं, तो बीजेपी ने आगे की रणनीति भी बना ली है। टीएमसी का बंगाल से सफाया हो चुका है और बीजेपी एक्शन प्लान में दिख रही है। तो नतीजों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।